जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप लेवल के 100 क्वेश्चंस देखेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी परीक्षा को क्रैक करें, उसमें जीके में अच्छा प्रदर्शन करें, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक छोटा सा टारगेट दे रहा हूं कि इन 100 सवालों में से 33 सवाल आपके बिल्कुल सही होना चाहिए। कोशिश ये करिएगा, इससे कम सही सवाल ना करिएगा, इससे ज्यादा ही करिएगा, है ना। अगर 33 का स्कोर आपका रहता है तो आपकी जीके ठीक ठाक मानी जाएगी, लेकिन आपको मेहनत और करने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में साथियों खुद को आंकिए कि आपका सिलेक्शन हो सकता है या कितनी दूर साथियों आप सिलेक्शन से हो। चलिए, तो सुपर फास्ट एक क्लास है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर और ये सवाल आपके एग्जाम में आएंगे जो अभी कुछ दिन बाद ही आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो पहला सवाल है करके भारत के लेखा नियंत्रक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट की जांच कौन करती है? कौन करती है साथियों? लोक लेखा समिति करती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य के लेखाओं संबंधी रिपोर्ट किसके सामने पेश करते हैं? तो साथियों राज्यपाल के सामने पेश करते हैं। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो आपको यह मालूम होना चाहिए, अनुच्छेद 76 की अगर बात करें तो इसमें महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है। उसके बाद देखिए, महाधिवक्ता की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 165 की अगर बात करें तो यह महाअधिवक्ता की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है, अनुच्छेद 165। उसके बाद देखिए, राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो अर्हताएं होती हैं, इस बात का जिक्र साथियों अनुच्छेद 157 में कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 157 आपका जवाब हो जाएगा। संविधान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाएंगे वो संविधान यानी कि पॉलिटी के ही पूछे जाएंगे। चलिए, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? तो राज्यपाल के पद के लिए जो शर्तें हैं ना, ये अनुच्छेद 158 में। किसमें साथियों? अनुच्छेद 158 में है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपको यहां पर अगर बात करें साथियों आपके जवाब की, तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जो शपथ लेते हैं राज्यपाल, इस बात का जिक्र अनुच्छेद 159 में कहा गया है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, अच्छा यहां पर मैंने तो आपसे ये पूछ लिया, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महान्यायवादी की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? एक बार कमेंट में आप लोग मुझे बताइए। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है साथियों, 73वां संविधान संशोधन जो था, संवैधानिक दर्जा साथियों किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 160 से संबंधित है। कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का जो निर्वहन है, ये अनुच्छेद 160 से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद किससे संबंधित है आपसे पूछा जा रहा है? अनुच्छेद 108 से संबंधित है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जिक्र जो है वो अनुच्छेद 108 में किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 75 की, 375 नहीं है, अनुच्छेद 75 में साथियों मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन किया गया है, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य का सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है? तो ये कोई और नहीं, अनुच्छेद 50 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 50 जो है ना, ये राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देता है। राज्यसभा के गठन की अगर हम बात करें तो साथियों राज्यसभा का गठन कब किया गया था? 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था। केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया? ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो 1976 में अलग किया गया। केंद्र सरकार के लेखांकन कार्य से सीएजी को कब अलग किया गया? 1976 में अलग किया गया। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों कि संसद में कौन से 2 सदन होते हैं? तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो किस समिति ने दिया था साथियों? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का सुझाव। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा।
संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप लोग यहां पर ये ध्यान रखेंगे, भाग 5 में किया गया है साथियों संसद का वर्णन। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? वो अनुच्छेद है 213, जिसके तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो अनुच्छेद 123 के तहत करते हैं। उसके बाद देखिए अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है। कौन से अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 153 की बात चल रही है। ये अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित होता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रहती है? तो न्यूनतम आयु सीमा साथियों 30 वर्ष की रहती है विधान परिषद की सदस्यता के लिए। उसके बाद देखिए राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्त होने की अवधि क्या होती है? तो क्या होती है साथियों? प्रति 2 वर्ष होती है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रति 2 वर्ष बाद। उसके बाद देखिए यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पदत्याग करना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है ना, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए संविधान की कौन सी अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं? तो आपको यहां पर याद रखना है 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इस अनुसूची में विरोधी दल बदल अधिनियम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो किसकी बात चल रही है? अनुच्छेद 39 के 1 की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए भारत की, अब देखिए 25 सवाल आपके संविधान के हो गए, 25 सवाल हम लोग किसी और के देख ले रहे, उसके बाद 25 सवाल अदर सब्जेक्ट के देख लेते हैं। तो जो भी सब्जेक्टिव साथियों सब्जेक्ट वाइज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। तो बहुत ध्यान से इन सारे के सारे सवालों को आप लोग देखते जाइए बस। और अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। भारत की इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? डेल्टा नहीं बनाती है कौन सी नदी? देखिए गंगा नदी बनाती है, गोदावरी महानदी बनाती है, लेकिन ताप्ती नदी नहीं बनाती क्योंकि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। आंसर आपका डी होगा। किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात करें तो इस नदी का साथियों स्रोत जो है ना ये भारत से बाहर है, भारत से बाहर से आती है। ये आंसर आपका ए होगा। सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है आपसे पूछा जा रहा है? तो ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। अगला देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह ही भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी यानी कि सैडल पीक ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैडल पीक जो है ना उत्तरी अंडमान में स्थित है। अगला देखिए भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग सातु कितने गुना बड़ा है? तो मैं कहूंगा 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है, आपको ध्यान रखना है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन अस्टिन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला पता कहां पर है? केरल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो कुल्लू घाटी की अगर बात करें तो ये लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है सातु? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली तो आता है लेकिन चंडीगढ़ नहीं आता है। अब नहीं आता है तो यही आपका जवाब होगा। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो किसके बीच है सातु? भारत पाकिस्तान के बीच है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में स्थित है साथियों? ये मिजोरम में स्थित है। मिजोरम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो ये साथियों बृहस्पति का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसका नाम क्या है? यूरोपा इसका नाम है। उसके बाद देखिए कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? तो बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा गुजरात राज्य की जब हम बात करते हैं तो ये राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए पर्वतों का सागर सातु किसे कहा जाता है? पर्वतों का सागर। पर्वतों का सागर कहा जाता है ब्रिटिश कोलंबिया को। ब्रिटिश कोलंबिया कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? तो 109 गुना बड़ा है। सूर्य का अनुमानित व्यास जो है ना पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है?
और यह किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा है साथियों, अगर आपसे पूछा जाए तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है। और ये कहां पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश तो साथियों फिनलैंड देश को कहा जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह की अगर बात करें कौन सा है साथियों? शुक्र है। तो शुक्र आपके सवाल का जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन सी जो है ना, ये जल में घुलनशील विटामिन है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किनकी गति प्रकाश की गति के बराबर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपको मालूम होना चाहिए। क्या आपका जवाब यहां पर साथियों हो पाएगा? फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, एक्स किरणें है ना, या गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सारे आपके जवाब हो जाएंगे। इनकी गति प्रकाश की गति के बराबर होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग 55% होता है। उसके बाद देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो ये साथियों तपेदिक इसमें से पैदा करते हैं। यक्ष्मा इन्हीं की वजह से होता है, जीवाणु या बैक्टीरिया की वजह से। काला ज्वर का संचरण होता है। तो अगर बात करते हैं साथियों, सिकता मच्छी के काटने से होता है काला ज्वर का संचरण। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निशामक में प्रयुक्त होता है? तो किसकी बात चल रही है? खाने के सोडे की बात चल रही है। ये अग्निशामक में प्रयोग होता है। मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है, किस चीज की मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत होती है? तो प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है साथियों मनुष्य को। अगला देखिए, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो जो डायबिटीज है साथियों, ये इंसुलिन की कमी की वजह से ही तो होती है। उसके बाद देखिए, किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट की अगर बात करें, इस तापमान पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है, कौन स्तनधारी नहीं है? तो मैं कहूंगा जो मगरमच्छ है ये स्तनधारी नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसके भार, क्या उसका भार साथियों बढ़ जाता है? सिंपल सी बात है, तो बढ़ जाता है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो आंसुओं की अगर बात करते हैं तो सामान्य नमक रहता है आंसुओं में। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो उस गैस का नाम है एसीटोलोन गैस। क्या एसीटोलोन गैस की अगर बात करते हैं, एसीटोलोन गैस है, ये फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इंसुलिन की खोज साथियों फ्रेडरिक बेंटिंग के द्वारा की गई थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए, नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? तो वायु को प्रदूषित करती है सूखी लकड़ी का जलना, अंगारों का प्रयोग, घटनाशकों का, है ना। बिल्कुल साथियों, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्रकाश संश्लेषण जो है साथियों ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है, तो यही आपका साथियों क्या होगा? यही सही जवाब होगा। ये कीटनाशकों हो सकता हो लिखा हो। चलिए खैर, उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो यूनिवर्सल डोनर तो ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से साथियों भूतल से ऊंचाई मापते हैं। अल्टीमीटर से भूतल से ऊंचाई मापते हैं, हाइट एबव अराउंड लेवल मापते हैं। उसके बाद देखिए, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो मैं कहूंगा साथियों अवतल बनाता है और उत्तल दोनों ही बनाते हैं, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? मैं कहूंगा अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, ये आपको यहां पर बताना है। तो इसको क्या कह सकते हैं साथियों? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन कह सकते हैं। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते, तो किसका पता लगाते साथियों? धारा का, विद्युत धारा का पता लगाते गैल्वेनोमीटर के द्वारा। उसके बाद देखिए, लार ग्रंथियों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? टाइलिन नाम का एंजाइम उत्पादित होता है लार ग्रंथियों के द्वारा। सही जवाब आपका बी होगा। वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? बताइए।
तो अगर बात करते हैं साथियों, जो स्टील है ना, ये क्या है, ये एक मिश्र धातु है। आंसर आपका बी होगा। निम्नलिखित में से कौन बायोगैस या गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है? तो अगर बात करते हैं इसमें से जो मीथेन है ना, ये साथियों बायोगैस यानी कि गोबर गैस का एक प्रमुख घटक है। आंसर आपका डी होगा। इंदिरा सैन्य अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो इंदिरा सैन्य अभ्यास जो है ना, ये भारत और रूस देश के बीच किया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? तो कितना था साथियों? 382 था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो कौन सी है साथियों? आप सभी लोग जानते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला देखिए, पनामा नहर इनमें से किसे प्रशांत महासागर से जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है ना, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बोडो किस राज्य की मूल जनजाति है? तो बोडो की अगर बात करें, ये असम राज्य की मूल जनजाति है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कोयना पन बिजली संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? ये साथियों महाराष्ट्र में स्थित है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिए, कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैं कहूंगा साथियों आइवरी कोस्ट देश की अगर बात करें तो ये कोको का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये साथियों फुटबॉल के खेल से संबंधित है, निक्सन गोल्ड कप। अगला देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो मैं कहूंगा 8 मिनट का समय लगता है। उसके बाद देखिए, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो ये बात साथियों निजामुद्दीन औलिया साहब ने कही थी, यानी कि इनका कथन है दिल्ली अभी दूर है। उसके बाद देखिए, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो ये साथियों कहां पर स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। कनाडा आपका जवाब होगा। अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सन 2000 में शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। अगला देखिए, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम नाम था चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम। इनमें से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। कानपुर है, पटना है, हरिद्वार है। लखनऊ की अगर बात करें तो ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, रबी की फसल का मौसम साथियों कब होता है? तो कब होता है? अक्टूबर मार्च, ये रबी की फसल का मौसम है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये साथियों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है? तो पीटर बेंसन इनका नाम है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना इन्होंने ही की थी। प्योंगयांग बताइए किस देश की राजधानी है? तो उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। आंसर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? तो इनमें से ओडिशा में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? बाली तृतीया है। तो बाली तृतीया आपका जवाब होगा। बेहदीन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्यौहार है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? मेघालय की बात चल रही है। यानी कि बेहदीन खलम जो है ना, ये मेघालय राज्य का एक नृत्य त्यौहार है, पारंपरिक नृत्य त्यौहार है। आंसर आपका ए होगा। भावगीत लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? तो ये साथियों कहां से संबंधित है? ये कहां का है लोक संगीत भावगीत? ये कर्नाटक का है। अगला देखिए, कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये साथियों भागीरथी नदी पर बनाई गई। भागीरथी नदी पर बनाई गई है कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना। दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित है? तो ये साथियों दूध सागर जलप्रपात किस नदी द्वारा निर्मित हुआ है? तो मांडवी नदी द्वारा निर्मित हुआ है। उसके बाद देखिए, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना कब की गई थी आपसे पूछा जा रहा है ना? तो 1932 में की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। मंगल पांडे कहां के सिपाही थे आपसे पूछा जा रहा है? तो रॉयल गोरखा राइफल्स के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिख रेजिमेंट के। क्या हो सकता है इस सवाल का जवाब? आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों? कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक बार जरूर बताइएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने साथियों सारी जितनी भी क्लासेस हैं उन सारी क्लासेस के बारे में आपको लिंक दे दिया है। या एक काम करिए, चैनल में जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट वाला सेक्शन होगा। प्लेलिस्ट में जाकर साथियों जो आपका एग्जाम है आपको वहाँ पर उस एग्जाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आप पूरा अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा मानना है उस प्लेलिस्ट को पढ़ने के बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे। तो पहला काम ये करिए। दूसरा काम, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो PDF वगैरह है, ये PDF मैं वहाँ पर अक्सर डालता रहता हूँ, बिल्कुल निःशुल्क आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय हिंद का कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।